हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के सिलेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जो है आज का हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये हमारे लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की थर्ड थ्योरी है। इससे पहले हम दो थ्योरी कर चुके हैं, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दोनों थ्योरी हम कर चुके हैं। इसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अच्छे से करे हैं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करे हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग में आपको छोटा सा एक बेसिक इंट्रो दे दूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच एग्जैक्टली होता क्या है। ये हमारी दोनों थ्योरी जो अभी तक हमने सीखी है, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इन दोनों थ्योरी का ये मिक्सचर है, ऐसे कह सकते हो कि दोनों थ्योरी में इसमें कंबाइंड है। मतलब ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसमें दोनों थ्योरीज इंक्लूड है, नेट इनकम अप्रोच भी और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों थ्योरी इसमें आते हैं। अब आपको कि हम दोनों थ्योरी कैसे आ सकते हैं, दोनों थ्योरी तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एक थ्योरी तो थी कहती थी जो रिलेवेंट है, अब दूसरी थ्योरी यहाँ पे कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर से डिसीजंस होते हैं वो फर्म की वैल्यू इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो इररिलेवेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमने रिलेवेंट डिसीजन यहाँ पे देखा था कि हाँ रिलेवेंट है, फर्म का वैल्यू ज़्यादा होता है, मिनिमम कॉस्ट होता है, ऐसा होता है, वो सब बातें यहाँ पर भी है। और उसके जब आप आगे निकल जाते हो, मतलब जब इस चीज़ को क्रॉस कर देते हो, मीन्स नेट ऑपरेटिंग इनकम में आते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे फिर शुरू हो जाती है कि ये अगर आप यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं अडेप्ट कर तो क्या होता है। ये एक जगह यहाँ पे बोलता है कि हाँ रिलेवेंट है, और एक तरफ यहाँ पे बोलता है इररिलेवेंट है, तो दोनों बातें इस वाली अप्रोच में आती है। तो आइए समझते हैं इस थ्योरी को। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी है, और इसी के हिसाब से हम लगभग आज की डेट में भी डिसीजंस लेते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए। क्योंकि ये थ्योरी यहाँ पे कहती है कि अगर ना तो आप डेप्ट ज़्यादा यूज़ करो ना आप इक्विटी ज़्यादा यूज़ करो, आप इन दोनों का जुडिशियस मिक्स करो, जिससे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा तो जो फर्म का वैल्यू है वो अपना मैक्सिमम हो जाएगा। ये थ्योरी यहाँ पे ये कहती है कि हमें जुडिशियस इस तरीके के प्रपोर्शन में हमें रखना है अपना डिबेंचर और अपनी इक्विटी, कि इस तरीके से हमारा जो कुल मिला के कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आए। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आएगा देन हमारा फर्म का वैल्यू उसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं इनकर्ड करना है और बहुत ज़्यादा आपको रिस्क भी नहीं लेना है, आपको ठीक ठाक रिस्क हो, ठीक ठाक आपका कॉस्ट हो, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आपको लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब रीड करते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच एस्टैब्लिशेस अ कॉम्प्रोमाइजेस और अ मिडवे। मिडवे मतलब बीच का रास्ता इसने निकाला है, ना तो ये वाला बोला रास्ता उन्होंने, ना तो इसकी बात और ना ही इसकी बात, केवल एक बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है बिटवीन द नेट इनकम अप्रोच एंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दोनों की थ्योरी का बीच का रास्ता उन्होंने लिया है। इट रिजेंबल नेट इनकम यानी कि एनआई अप्रोच इन आर्ग्यूइंग दैट ओवरऑल cost of capital and the value of a firm are both affected by the capital structure। जो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी दैट इज एनआई नेट इनकम अप्रोच, वो ये आर्ग्यू करती थी कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फंड ऑफ फर्म का जो वैल्यू है वो दोनों ही अफेक्ट करते हैं, किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से। ठीक है, बट लेकिन इट डज नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू ऑफ एनआई अप्रोच दैट यूज ऑफ डेब्ट इन अ कैपिटल इन स्ट्रक्चर to any extent will necessarily decrease the overall cost of capital। लेकिन यहाँ इस तरीके से इस थ्योरी में इस बात को सब्सक्राइब नहीं किया गया था कि जो यूज है हमारा डेब्ट का कैपिटल स्ट्रक्चर में टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक, वो हमारी हमेशा ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं था, और हमेशा फर्म की वैल्यू को बढ़ाएगा, ऐसा नहीं था। मतलब ये तो बोला था कि हाँ यूज करे ऐसा करे, लेकिन कितना यूज करने से इतना हर बार ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, इट रिजेंबल, इट लगा हुआ है, हाँ, इट रिजेंबल नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यानी कि एनओआई दैट बियॉन्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ लेवरेज। और जो एनओआई है वो बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट है, सर्टेन डिग्री ऑफ लेवरेज है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज बट इट डिफर्स फ्रॉम एनओआई अप्रोच दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कह रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारा फर्म का वैल्यू है वो बिल्कुल सेम एज अ कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे इस बात को इररिलेवेंट बोला गया था, अगर आपको याद हो, है ना। तो अब देखो, ये यहाँ से शुरू है ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, ये तो वो था जो अभी तक हमने पढ़ रखा है। आगे लिखा हुआ है द क्रक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच
इज दैट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ डेट, देखो मैंने भी समझाया था, वही बात लिखी हुई है, अ फर्म कैन रिड्यूस इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ फर्म। द रैशनल बिहाइंड दिस व्यू इज दैट, इसके पीछे जो मेन व्यू है वो क्या है, डेट इज रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, जो हम सब जानते हैं। अ चेंज इन अ लिवरेज दैट is using more debt in a place of equity causes decline in the overall cost of capital। जैसे हम जानते हैं अगर हम डेप्ट का ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। However, it occurs within the reasonable limit of debt, लेकिन ये कब, जब रिजनेबल लिमिट में करोगे तभी अकर मतलब होएगा। ऐसा नहीं डेप्ट आपने भर लिया, क्योंकि डेप्ट क्या होता है, सस्ता तो होता है लेकिन रिस्की होता है। तो एक लिमिट में अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉस्ट कम हो तो केवल एक लिमिट में एक प्रोपोर्शन एग्जैक्ट होना चाहिए कि इतना डेप्ट हमें रखना है, तभी आपका कॉस्ट सही रहेगा और तभी आपका रिस्क सही रहेगा, ठीक है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड फर्म्स मार्केट वैल्यू बिगिंस टू डिक्लाइन। देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज इंक्रीज, अगर हमने डेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया तो क्या होगा, हमारा रिस्क ज्यादा होगा। रिस्क ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो फर्म का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे मैं बताती हूँ, वो बढ़ेगा ऐसे, जब आपकी फर्म में रिस्क होगा ना तो फिर डिवेंचर्स लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें वो इंटरेस्ट दो, डिवेंचर कहेंगे ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं तो रिटर्न ज्यादा दो आपकी बार, और डिविडेंड भी मांगेंगे ज्यादा, इक्विटी वाले कहेंगे रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिटर्न हमें ज्यादा चाहिए। जब हम रिस्क बियर करते हैं तो बोलते हैं ना भैया ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, फिर तो मोर रिस्क मोर रिटर्न होती है कहावत। तो शेयर कैपिटल शेयर मार्केट में तो यही चलता है। तो जो डिविडेंड और जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये आपका कॉस्ट ही तो है, कॉस्ट है ना, तो इसलिए आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड द फर्म्स मार्केट वैल्यू बिगिंस टू डिक्लाइन। दस एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, तो इसलिए हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इट अकर्स एट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, ठीक है। According to traditional approach, the manner in which the overall cost of capital and the value of a firm reacts to change in a degree of financial leverage can be divided into 3 categories। और इस चीज को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप लोगों को दिखाया है। देखो फर्स्ट स्टेज में लिखा हुआ है, इसका एक डायग्राम भी है वो भी समझेंगे। पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट स्टेज इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज द यूज ऑफ इंक्रीज डेप्ट, अगर हम यूज ज्यादा डेप्ट का करते हैं इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डिक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको घट जाएगा क्योंकि डेप्ट सस्ता होता है, कॉस्ट कम आएगा और फर्म का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये तो पता है। दिस इज बिकॉज ये क्यों होगा, क्योंकि डेप्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, अ रिलेटिव चीपर सोर्स ऑफ फंड्स, डेप्ट रिप्लेस द रिलेटिवली कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फंड्स इक्विटी। कह रहा है डेप्ट जो है वो चीपर सोर्स है और ये रिप्लेस कर देगा हमारे महंगे वाले जो इक्विटी होते हैं उनको। इन दिस स्टेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट मानते हैं, हालांकि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो उसका कोई ऐसे हम बता नहीं सकते। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने आपको जो पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता लगाना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि वो फिक्स रेट से तो होता ही नहीं है, उस पर डिविडेंड देते हैं, जिस साल कमाया तो उस साल दो, नहीं कमाया तो मत दो। तो उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इसको कांस्टेंट मानते हैं और अगर किसी तरीके से बढ़ता भी है ना तो उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ये लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट और राइजेस नेग्लिजिबली। कॉस्ट ऑफ डेट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, उन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट को भी कांस्टेंट मान लिया और राइजेस इननेग्लिजिबली सिंस द मार्केट कंसीडर द यूज ऑफ डेट एज अ रीजनेबल पॉलिसी एट दिस स्टेज। इस स्टेज में कुल मिला के बात इतनी है कि हम ज्यादा यूज करेंगे डेप्ट का, ज्यादा यूज डेप्ट का करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो फर्म का वैल्यू बढ़ेगा। अभी इन्होंने रिस्क की बात यहाँ पे नहीं करी है और जो भी कॉस्ट होगा वो उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, इक्विटी वाले की कॉस्ट को भी कांस्टेंट मानेंगे और हमारी फर्स्ट स्टेज में यही सब बातें आई हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में मूव करो। सेकंड स्टेज क्या कहती है, once the firm has reached a certain degree of financial leverage, increase in leverage does not affect the overall cost of capital and the value of a firm. This is because the increase in cost of equity, अगर हम cost of equity बढ़ाते हैं, देखो due to added financial risk completely offset the advantage of using cheaper debt is capital. Within that range or a particular level of leverage, the overall cost of capital will be minimum and the value of a firm will be maximum. This range level will represent the optimal capital structure. यहाँ पे क्या कह रहा है
कह रहा है जब कोई कंपनी कोई भी फर्म एक सर्टेन डिग्री ऑफ लेवरेज पे फाइनेंशियल लेवरेज पे पहुंच जाती है तो क्या होता है उसका इंक्रीज हो जाता है लेवरेज में, डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि भैया हमारा रिस्क हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ऐड करते हैं फाइनेंशियल रिस्क में, कंप्लीटली ऑफसेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेब्ट इज चीपर सोर्स। तो हम अगर हमारा हमें पता है डेब्ट जो होता है हमारा चीपर सोर्स होता है कैपिटल का, तो अगर हमारे फर्म में रिस्क होता है तो जो रिस्क है वो भी केवल डेब्ट की वजह से ही है। अगर हम उसमें क्या करते हैं अपना इक्विटी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा ऐसे में कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी और हमारा जो फर्म है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे उन्होंने दोनों ही बात कह दी गई है और इस बात को बोला है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ डेब्ट की तारीफ हो गई और सेकंड में इक्विटी वालों की हो गई। अब थर्ड स्टेज देखो, इन द थर्ड स्टेज द फर्दर इंक्रीज इन अ डेब्ट, दोबारा से डेब्ट में इंक्रीज करके विल लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम देखेंगे कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है एंड विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर हम ज्यादा डेब्ट का यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों हो रहा है थर्ड स्टेज में, देखो क्योंकि अगर हम ज्यादा यूज करते हैं डेब्ट का ज्यादा से ज्यादा तो रिस्क बढ़ जाएगा और जब रिस्क बढ़ जाएगा तो हर किसी को डिवेंचर्स हो या इक्विटी सबको ज्यादा रिटर्न चाहिएगा और ज्यादा रिटर्न चाहिएगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ज्यादा बियर कर रहे हैं। अब ज्यादा रिटर्न चाहिएगा, रिटर्न क्या होता है? जो आप डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हो वो उनका रिटर्न है, जो आप इक्विटी पे डिविडेंड देते हो उनका रिटर्न है, वो रिटर्न है और हमारे लिए क्या है वो कॉस्ट है। तो जब उन्हें ज्यादा चाहिए वो तो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ गया ना ऐसे तो, और जब वो बढ़ गया तो फर्म का वैल्यू तो रिड्यूस हो गया अपना भी, ठीक है। दिस हैपन ड्यू टू द टू फैक्टर, दो फैक्टर की वजह से ये हैपन होता है। फर्स्ट है ओइंग टू इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, खुद ही अपना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा लिया, वही बात मैंने बताई, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल राइज शार्पली, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अपना बढ़ जाता है। एंड सेकंड केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर वुड ऑल्सो राइज बिकॉज द लैंडर्स विल ऑल्सो रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज दे may require compensation for higher risk, ठीक है। The behavior of KD and KE and K note has been graphically shown in the following figure। आज जो फिगर पे वही सेम फिगर बनी हुई, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 तक तो ठीक था, स्टेज 2 तक भी ठीक था, लेकिन स्टेज 3 में आप यहाँ पे देख लो थोड़ा सा इस तरीके से कर्व शेप हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें क्या चाहिए? ज्यादा रिटर्न चाहिए। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, बिल्कुल पैरेलल था, लेकिन अब उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट दो। वो कहेंगे नहीं भैया बहुत रिस्क है, हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए अब हमें ज्यादा रिटर्न दो। अब इक्विटी वाले भी ज्यादा आपसे डिमांड करेंगे डिविडेंड की, क्यों? बहुत रिस्क है। जब रिस्क दोनों में ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कैसे आपका ऐसे जा सकता है, वो भी थोड़ा बढ़ेगा। क्यों? वो दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे इस फिगर का एक्सप्लेनेशन देखो, इस फिगर का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे गिवन है और ये कह रहा है यहाँ पे फिगर डेप्रिसिएट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस। फिगर में आपको दिखाया गया है कि जो कॉस्ट है इक्विटी का वो हमारा क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। एक सेकेंड, ये मैं जूम कर रही थी, ये एक सेकेंड, अब सही रहेगा। अब देखो, अब आपको क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है फिगर डेप्रिसिएट दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस नेग्लिजिबली, उसको जो राइज करा उसे नेग्लिजिबल माना गया इनिशियल स्टेज में। देखो यहाँ पे अगर मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पे अगर बढ़ेगा उसे सब कुछ कांस्टेंट मानेंगे, फर्स्ट स्टेज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था ना उसे कांस्टेंट मानेंगे, बढ़ेगा तो नेग्लिजिबल समझेंगे, वही बात लिखी हुई गई है इनिशियल स्टेज में। बट स्टार्ट राइजिंग शार्पली, फिर लेकिन वो बाद में थोड़ा सा बढ़ने लगा और फिर एकदम से बाद में बहुत तेजी से बढ़ गया, लेटर में बहुत तेजी से बढ़ गया। देखो लेटर स्टेज में बहुत शार्पली राइज हो गया। कॉस्ट ऑफ डेब्ट की बात हो रही है, रिमेन कांस्टेंट रहा अप टू सर्टेन डिग्री ऑफ लेवरेज। देखो कॉस्ट ऑफ डेब्ट 2 डिग्री तक तो वो ऐसे ही रहा, कैसा रहा, मतलब कुछ इसमें चेंज नहीं हो, कांस्टेंट रहा, लेकिन बाद में वो एकदम शार्पली वो भी एकदम बढ़ गया, कर्व शेप में आ गया। देयर आफ्टर ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग, फिर वो खुद बढ़ने लग गया, स्टार्ट होने लग गया राइजिंग, ठीक है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉट कर्व इज सोसर शेप्ड विद हॉरिजॉन्टल रेंज आर। देखो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला है ये भी पहले हॉरिजॉन्टल ऐसे ही रहा बिल्कुल, लेकिन फिर देखो सोसर शेप और फिर हॉरिजॉन्टल रहा, उसके बाद वो भी बढ़ने लग गया, ठीक है।
के नोट यानी कि ये लिखा हुआ द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय रेंज आर आर बिकॉज इन द रेंज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैरी नॉट यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ अ फर्म इज मैक्सिमम। ठीक है, कह रहे यहाँ पे जो दिखाया गया इसमें ये दिखाया गया कि आपको कहाँ पे फर्म का जो कॉस्ट है ओवरऑल वो कम आ रहा है, और जब कम आएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है किधर पॉइंट पे। इस तरीके से आपको इस डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी तक हम 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड है, और काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद लास्ट थ्योरी हमारे पास बचती है, वो है मोदी ग्लैनी एंड मिलर अप्रोच थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। वो लास्ट थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके क्वेश्चंस करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चंस भी करेंगे और चैप्टर पूरी तरीके से फिर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंथी है, काफ़ी सारी वीडियोस अभी अपलोड होएंगी, तो आप अपना ध्यान रखना कि अच्छे से आप सारे वीडियोस कंप्लीट देखो ताकि आपको समझ में आए। और इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।